नमस्कार। आज हम धारा 44 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने धारा 43 जो है उसको डिटेल से एक एक क्लू को बहुत बारीकी से हमने समझा था। उस वीडियो को आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप ढंग से देखें, तब आपको स्टेप उसमें समझ में आएगा। अब देखिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धारा 44 में क्या उल्लेखित है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के निर्वाचन की बात चल रही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। अब विधि मान्यता कैसे है, इस शब्द का अर्थ देखो, हमें इन सब चीज़ों में देखने को मिलेगा। बहुत बारीकी से आपको समझना है। पहले मैं यहाँ समझाता हूँ, फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब उपधारा तो आप जानते हो, हर धारा की क्या होती है उपधारा। सब उपधाराएं आपको रटनी नहीं है, जहाँ याद करनी है मैं खुद स्वतः ही आपको बता दूंगा। लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट में जैसे दिया गया, हम आपको पूरा एक्ट ओरिजिनल ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसी आधार पर आपके सामने ये पीपीटी नोट्स तैयार होकर आ रहे हैं। धारा 43 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव को सीधे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। यदि इस चुनाव को चुनौती देनी हो तो इसके लिए संबंधित नगर पालिका क्षेत्र का जिला न्यायाधीश के सामने ही चुनाव याचिका दायर करनी होगी। धारा 43 पिछली क्लास में हमने जब पढ़ा था कि डायरेक्ट इसको चुनौती, डायरेक्ट का मतलब यह है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में वगैरह ऐसे हर कोई चुनौती नहीं दे सकता, और उसका अगर देनी है तो उसका कोई विशेष कारण जो होगा, उसमें आपको कारण क, ख, ग और घ आपको जो बताया गया था उसके आधार पर दी जा सकती है। सीधे का मतलब ऐसा नहीं मेरे को ठीक नहीं लगा मैंने चुनौती दे दी। उसको जो आधार होते हैं, उस आधारों के पहले राज्य स्तर के रैंक का अधिकारी क्या करता है, जांच करता है। तो कहने का मेरा मतलब उसके बाद ही, राज्य स्तर के अधिकारी के रैंक के जांच करने के बाद ही जिला न्यायाधीश लेवल के अधिकारी के पास निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। डायरेक्ट ऐसे किसी को लगाने का अधिकार नहीं है। ये सब हम धारा 43 में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि धारा 43 के तहत ऐसे सीधे किसी को भी निर्वाचन याचिका किसी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं रहेगा। पहले चुनौती अगर मिलती है तो 4 आधारों के आधार पर उसकी क्या होती है, जांच होती है। और जांच होने के बाद अगर ग और घ अगर 2 रीजन रहे हैं तो उसमें जिला न्यायालय के लेवल के अधिकारी से फिर उसमें जांच होगी। उसमें के बाद भी अगर सरकार संतुष्ट नहीं है तो पुनः उसकी जांच करवाई जा सकती है, और उसके बाद ही राज्य सरकार अंतिम आदेश देकर उसे हटा सकती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि धारा 44 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को विधि मान्यता देती है। वो कैसे देती है कि भाई इनका चुनाव सही है या गलत है, वो कैसे देगा, तो जिला न्यायालय लेवल का अधिकारी, न्यायिक अधिकारी इसकी जांच करेगा। देखिए, न्यायाधीश, यदि जिला न्यायाधीश के पास ऐसी याचिका आती है, अगर जिला न्यायाधीश से नीचे के अधिकारी के पास नहीं आएगी, यदि जिला न्यायाधीश के पास ऐसी याचिका आती है तो वह लिखित कारण बताते हुए अपने अधीन किसी अन्य न्यायाधीश को सुनवाई और निर्णय के लिए सौंप सकता है। यानी पहली बात तो कि याचिका जिला न्यायाधीश लेवल के पास के अधिकारी के पास ही जाएगी। अब अगर जिला न्यायाधीश के पास समय नहीं है तो वो किसी और अन्य अधिकारी को ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर सकता है, और करेगा कौन, जिला न्यायाधीश ही करेगा। तो इसलिए याचिका लगाने वाला व्यक्ति तो जिला न्यायाधीश के सामने ही याचिका लगाएगा, लेकिन अगर उसके पास समय की कमी है तो फिर वो किसी अन्य न्यायाधीश जो है उसके समकक्ष बराबर के हैं, उनको वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। या उसके अधीन कोई है ना, या अपने अधीन यानी जिला न्यायाधीश के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश को सुनवाई और निर्णय के लिए सौंप सकता है। पर सौंपेगा कौन, जिला न्यायाधीश सौंपेगा। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि अगर याचिका लगानी है तो पहली बात तो किसके सामने लगेगी, जिला न्यायाधीश के समक्ष लगेगी। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पर मैन्युअली बता देता हूँ। जिला न्यायाधीश चाहे तो अपने अधीन किसी अन्य जो न्यायाधीश है उसको भी ऐसी याचिका दी जा सकती है, मतलब वो उसको ट्रांसफर कर देगा कि इस मामले की सुनवाई आप करें। अब दूसरी बात है कि हम अभी जब पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों के निर्वाचन को आप विधि मान्यता की भाई ये गलत तरीके से चुनेंगे, एक सही तरीके से चुनेंगे, इनके लिए याचिका आप लगा रहे हैं कि साहब आपके नज़र में गलत है, विधि मान्यता नहीं है। तो उस दौरान याचिका जो लगेगी वो कौन लगाएगा, या तो हारा हुआ उम्मीदवार,
आम नागरिक नहीं लगा सकता। कौन लगाएगा? हारा हुआ उम्मीदवार। जैसे मैं जीत गया, आप चुनाव हार गए, तो हारा हुआ जो उम्मीदवार है वो यहां पर क्या लगाएगा? याचिका लगाएगा। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? जिसका निर्वाचन रद्द हो चुका है, जिसका निर्वाचन का जो नामांकन है, मैं यहाँ पर निर्वाचन ठीक शब्द नहीं रहेगा नामांकन, जिसका नामांकन क्या हो चुका है? रद्द। मान लीजिए एक चुनाव है, उसमें 4 लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लोगों ने भरा? 4। एक मैं चुनाव जीत गया, एक मेरे सामने चुनाव हार गया, और मान लीजिए 2 लोग ऐसे हैं जिनका निर्वाचन क्या हो गया? रद्द हो गया। नामांकन क्या हो गया? रद्द हो गया। यानी उन्होंने फॉर्म में कोई ना कोई फॉर्म भरते समय ऐसी मिस्टेक की है जिसके कारण उनका फॉर्म क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ठीक है। अब जो मेरे खिलाफ की, या मैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी चुना गया हूं, अगर मेरे बारे में कोई वीक पॉइंट है, कोई लूज पॉइंट है मेरे लिए, जहां पर मेरा इलेक्शन खारिज किया जा सकता है, मैं गलत तरीके से चुनकर आया, तो मेरी बात को कोर्ट में चुनौती देने का राइट जो होगा वो केवल इन्हीं लोगों के पास होगा, इनके अलावा किसी के पास नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। मतलब आम नागरिक जो है, जो मतदाता है, वो यहां पर इस चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता। ये विशेष करके ध्यान रखना है कि आम जो मतदाता है वो उसको चुनौती नहीं दे सकता। हारा हुआ उम्मीदवार या जिसने ऐसे उम्मीदवार जिसने अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है, वो यहां पर क्या दे सकता है? चुनौती दे सकता है। ठीक है। और वो चुनौती किसके सामने देगा? जिला न्यायाधीश रैंक के अधिकारी, यानी उसकी ये रैंक होनी चाहिए जिला न्यायाधीश, इसके सामने देगा। ये चाहे तो उसके पास काम ज्यादा, इस किसी अन्य न्यायाधीश जो उसके अधीन है उसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर सकता है। अच्छा, जब दिया जा रहा, चलिए इसको अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की सुनवाई करते हैं। अब देखिए, ये आपको पता ही है, अन्य न्यायाधीश को सौंप सकता है स्पष्टीकरण। जिस जिला न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पास ये याचिका प्रस्तुत या स्थानांतरित का मतलब, जैसे जिला न्यायाधीश के पास प्रस्तुत हुई, उसने स्थानांतरित कर दिया कहीं एक्स या वाई नामक न्यायाधीश के पास, की जाती है, और जो इसकी सुनवाई करता है वही इस धारा के तहत न्यायाधीश माना जाएगा। मान लीजिए मैं जिला न्यायाधीश हूँ और आप अन्य न्यायाधीश है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मेरे पास केस है, मैंने आपके पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, यानी मैं एक्स, आप वाई, तो जो वाई अभी सुनवाई कर रहे हैं, यानी आप सुनवाई कर रहे हैं, वही उस समय क्या कहलाएंगे? न्यायाधीश कहलाएंगे। यानी कि इस धारा के तहत वही क्या कहलाएंगे? जिला न्यायाधीश, मतलब जिला न्यायाधीश ही कहलाएंगे। ये माना जाएगा कि फैसला जिला न्यायाधीश ने ही दिया है, भले वो जिला न्यायाधीश नहीं है जो सुनवाई कर रहा है, लेकिन ये इस धारा के तहत माना ही जाएगा कि साहब ये जिला न्यायाधीश ने ही फैसला दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, इसी जो हम अभी पढ़ रहे हैं धारा जो 44 है, इस धारा 44 की जो उपधारा 1 देख ली, उपधारा 2 जो है, ऐसी याचिका वही उम्मीदवार दे सकता है। कौन लगा सकता है? मैंने अभी बताया आपको, जो चुनाव हार गया है, तो हारा हुआ, इसका मतलब उसने फॉर्म जिसने लगाया है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए, या जिसका नामांकन, जिसने फॉर्म भरा है वो नामांकन क्या हो गया है? रद्द हो गया। कुल मिला के उम्मीदवार बनने वाला व्यक्ति ही याचिका लगा सकता है, मतदाता याचिका नहीं लगा सकता। रद्द कर दिया गया हो, यह याचिका निर्धारित तरीके और तय समय के अंदर दी जाएगी। निर्धारित तरीके और तय समय के अंदर दी जाएगी, यानी इसके साथ 1000 रुपए की जमा राशि निदेप में देनी होगी। जो याचिका लगाएगा, जैसे अभी हमने ये देखा कि जो ये याचिका लगा रहे हैं, इसके साथ साथ इसको याचिका के साथ कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 1000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ये आपको विशेष करके क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, बाय द वे इन्होंने याचिका लगाई, बाय द वे इन्होंने क्या लगाई? याचिका लगाई। तो ये याचिका जब लगाई और याचिका सारहीन हो गई, याचिका सारहीन होगी, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हटे, तो ये 1000 रुपए इनको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको आगे। अब देखिए, इसी की उपधारा 3 क्या कहती है? याचिका की सुनवाई करते समय न्यायाधीश वही प्रक्रिया अपनाएगा। 1000 आपको पता ही है, आप जो भी जिला न्यायाधीश के समय याचिका लगाएगा उसके साथ 1000 रुपए की रसीद उसको कटवानी पड़ेगी, जमा करवाना पड़ेगा। याचिका की सुनवाई करते समय
न्यायाधीश वही प्रक्रिया अपनाएगा और वही शक्तियां इस्तेमाल करेगा जो किसमें है, जो नियमों में बताएगी। मतलब जो नगरपालिका के जो नियम बनाए गए हैं 2009 के तहत, उसी के तहत उस याचिका की सुनवाई होगी। अलग कोई रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग न्यायाधीश उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है। इसकी उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 के प्रावधानों पर असर डाले बिना, जैसे उपधारा इसके प्रावधानों पर, मतलब ये जो नियमों से सुनवाई हो रही है इस पर असर डाले बिना यदि न्यायाधीश को लगे कि याचिका बेकार या सारहीन है, मतलब यूं केवल राजनीतिक द्वेष के लिए कर दी, साहब इन्होंने गलत किया वो किया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर न्यायाधीश को लगे कि ये जबरदस्ती लगाई गई है अगले की छवि धूमिल करने के लिए, सारहीन है, तो वह आदेश दे सकता कि उपधारा 2 में जो भी, देखिए ये उपधारा 2 में जो भी जमा राशि कितनी है? 1000 जमा राशि 1000 दी गई है, वह राज्य सरकार के पक्ष में जब्त समर्पित कर दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी वो पैसा किसके पास चला जाएगा? राज्य सरकार के खजाने में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार के पास वो पैसा चला जाएगा, यानी 1000 रुपये जो जमा कराए गए, कितने हजार रुपये? 1000 रुपये जो याचिका के दौरान जमा कराए, वो सारहीन है, जिसने लगाई वो गलत तरीके से लगाई है, तो उसको 1000 रुपया वापस नहीं मिलेगा और वो राज्य सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखी थी धारा 44, बहुत ही आसान सी थी, देख लीजिए। ये हमने बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ लिया। हारा हुआ उम्मीदवार, नामांकन रद्द जिसका हुआ है, उम्मीदवार ही याचिका लगाएगा। जिला न्यायाधीश स्थानांतरण कर सकता है, उसके अधीन किसी अन्य न्यायाधीश, जब वो सुनवाई करेगा तो वो न्यायाधीश ही कहलाएगा, जिला न्यायाधीश। और जो लगा रहा याचिका, उसको हमने पढ़ ही लिया, 1000 रुपये जमा कराएगा। अगर इसकी याचिका सारहीन है, यानी इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये 1000 रुपये राज्य सरकार के खजाने के पास चला जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये विशेष करके आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए।